हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी पिंड का भार ऑप्शन ए पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ऑप्शन बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिक होता है या ऑप्शन डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। क्योंकि जैसे कि आपके पिंड की बात की जाए तो पिंड का जो भार होगा वो आपका ध्रुवों पर सर्वाधिक, और अगर न्यूनतम की बात की जाए तो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक पाया जाता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम पाया जाता है। वहीं अगर बात की जाए आपके पिंड के द्रव्यमान की तो वो हमें सब जगह एक समान रहता है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह है ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी भील या ऑप्शन डी थारू। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी मुंडा। मुंडा जनजाति आपका सरहुल त्यौहार मनाती है। जो ये आपका सरहुल त्यौहार होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है साल की पूजा, या सरहुल त्यौहार को बापुरो भी कहते हैं। ये त्यौहार जो होता है ये धरती माता को समर्पित होता है। आदिवासियों द्वारा इस त्यौहार को किया जाता है। अतः इस त्यौहार के दौरान जो होता है वो प्रकृति की पूजा की जाती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 3। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए अबी अहमद अली को, ऑप्शन बी ग्रेग सेमेंजा को, ऑप्शन सी सर पीटर रेडक्लिफ को या ऑप्शन डी विलियम केलिन को। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए अबी अहमद अली को। जो ये अबी अहमद अली हैं ये आपके इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं, तथा इन्हें जो 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया वो इसलिए दिया गया क्योंकि जो इरिट्रिया के साथ इथियोपिया का 20 वर्षों से जो युद्ध चल रहा था वो इन्होंने अंत किया, इसलिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वहीं ये जो ऑप्शन में आपके तीन दिया गया है, ऑप्शन बी ग्रेग सेमेंजा, सर पीटर रेडक्लिफ और विलियम केलिन, इन्हें जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 दिया गया है। और वो इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने बताया कि किस तरह से शरीर की कोशिकाएं ऑक्सीजन को महसूस करती हैं। तो इस खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में सेमेंजा, सर पीटर रेडक्लिफ और विलियम केलिन को नोबेल पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तृतीय संगम हुआ था ऑप्शन ए अरिकामेदु में, ऑप्शन बी एर्नाकुलम में, ऑप्शन सी मदुरई में या ऑप्शन डी तूतीकोरिन में। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी मदुरई में। ठीक है, आपका तृतीय संगम हुआ था। तो जो ये संगम है, संगम का अर्थ है परिषद अथवा गोष्ठी। तो जो मतलब तमिल कवि थे, 7वीं शताब्दी की बात है, तमिल कवि व विद्वानों की एक परिषद या गोष्ठी होती थी। इस गोष्ठी और परिषद में जो उस समय कवि या लेखक होते थे वे अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते थे, और जब ये जो तमिल कवि और विद्वान उस परिषद में सदस्य होते थे वो जब उसको स्वीकृति प्रदान करते थे तब उन रचनाओं का प्रकाशन होता था। तो जो पहला आपका संगम हुआ था वो पांड्यों की प्राचीन राजधानी मदुरई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता आपकी अगस्त ऋषि ने की थी। वहीं दूसरा अगर हम संगम की बात करें तो ये आपका आयोजन हुआ था कपाटपुरम अलवई में, तथा इसकी अध्यक्षता आपकी अगस्त ऋषि ने की थी। और क्वेश्चन में जो कि तृतीय संगम की बात हुई है ये भी आपका मदुरई में हुआ और इसकी अध्यक्षता आपका नकीरर ने की थी। आइए बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? ऑप्शन ए आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग,
ऑप्शन सी तकनीकी शिक्षा विभाग या ऑप्शन डी महिला और बाल विकास। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी तकनीकी शिक्षा विभाग, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वो अब 2020 में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 1985 से पहले भी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था, फिर 1985 के बाद इसका नाम चेंज करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। अब 2020 में फिर से इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है। और इस समय जो इसके मंत्री हैं वो आपके रमेश पोखरियाल निशंक हैं, तथा इसके अंतर्गत जो विभाग आते हैं, मतलब इसमें दो विभागों को, एक आपका स्कूली शिक्षा में बांटा गया था इस मंत्रालय को, दूसरा आपका साक्षरता विभाग में बांटा गया था। आइए बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। संसद द्वारा संकट काल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक होता है? ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 1 माह, ऑप्शन सी 3 माह या ऑप्शन डी 6 माह। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 माह। जो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति संघीय सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ऐसी किसी भी उद्घोषणा का अनुमोदन 1 माह के अंदर संसद के द्वारा हो जाना चाहिए। यदि लोकसभा विघटित हो तो नए गठन के लिए 1 मास के भीतर उसका अनुमोदन भी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो आपका 1 माह होगा। आइए बढ़ते हुए 7। निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योगों में लघु क्षेत्रों के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की? ऑप्शन ए आबिद हुसैन समिति, ऑप्शन बी नरसिम्हन समिति, ऑप्शन सी नायक समिति या ऑप्शन डी राकेश मोहन समिति। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए आबिद हुसैन समिति ने आपका लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की, जो कि आपकी 1997 में इस समिति के सिफारिश की गई। वहीं आपकी बात की जाए ऑप्शन में जो कि नंबर 2 पे दी गई नरसिम्हन समिति, इसकी जो ये आपके वित्तीय क्षेत्र के सुधार से संबंधित है और जो कि 1991 में लाई गई। इसकी सिफारिशों ने भारत में जो बैंकिंग क्षमता को है वो बढ़ाने में मदद की थी। वहीं आपकी नायक समिति ये भी आपकी वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है, जो कि सन 2014 में आई। और आपकी जो ये राकेश मोहन समिति जो कि ऑप्शन डी में दी गई है, ये आपकी भी सन 2010 में आई। ये भी आपकी वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा करने के उद्देश्य से गठित की गई थी। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8। फल पकाने में सहायक हार्मोन है? ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी मर्फेक्टिन, ऑप्शन सी एथिलीन या ऑप्शन डी IBA। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी इथिलीन। इथिलीन आपका फल पकाने में सहायक हार्मोन है। तो जो ये आपके ये फल पादप हार्मोन्स की अगर बात की जाए तो वो आपके 5 होते हैं, जिसमें से आपका एथिलीन जो होता है ये आपके वृद्धि रोधक या फल पकाने वाला हार्मोन्स होता है, पादप हार्मोन्स होता है। वहीं ऑक्सिन की बात की जाए तो वो आपका वृद्धि पादप हार्मोन्स होता है, मतलब पौधों की वो बढ़ने और लंबाई के लिए काम आता है, लंबाई में काम। क्वेश्चन नंबर 8। फल पकाने में सहायक हार्मोन है? ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी मर्फेक्टिन, ऑप्शन सी एथिलीन या ऑप्शन डी IBA। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी एथिलीन। अब बात की जाए पादप हार्मोन्स की तो वो आपके 5 होते हैं, जिसमें जो आपका एथिलीन होता है वो आपका वृद्धि रोधक या फल पकाने के का पादप हार्मोन्स होता है। वहीं ऑक्सिन की बात की जाए तो वो वृद्धि के काम में आता है, वृद्धि को बढ़ाता है पौधों की। और अगर जिब्रेलिन की बात की जाए तो जिब्रेलिन आपका जो होता है वो फूल बनाने में मदद करता है। और आपका चौथे नंबर पे आता है साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन होता है वो आपका ऑक्सिन जो होता है उसके विरोधाभास में काम करता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए ऑक्सिन के विरोधाभास में काम करने वाला तो आपका साइटोकाइनिन होगा। और इसकी जो खोज थी वो मिलर ने की थी। और आपके 5वें नंबर पे आता है एब्सिसिक अम्ल
जिसे IBA भी बोलेंगे, ये बीजों के सुप्तावस्था में रखने के काम आता है तथा इसकी जो खोज की थी वो एडुकोट नामक वैज्ञानिक ने की थी। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सोयाबीन के नाइट्रोजनीकरण के स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। ऑप्शन ए राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ऑप्शन बी राइजोबियम जैपोनिकम, ऑप्शन सी राइजोबियम फेजियोलाई या ऑप्शन डी राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी राइजोबियम जैपोनिकम। ये आपका सोयाबीन के नाइट्रोजनीकरण के स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। वहीं बात की जाए अगर आपका राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम की, तो ये आपका मटर, खेसरी या मसूर के लिए नाइट्रोजनीकरण के स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है। वहीं आपकी बात की जाए राइजोबियम फेजियोलाई की, तो ये आपका सेम के लिए, और राइजोबियम ट्राइफोलाई जो ऑप्शन में दिया ये आपका क्लोवर के लिए नाइट्रोजनी स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी चतुर्थ या ऑप्शन डी पंचम। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीय स्थान है। विश्व के स्तर पे सब्जी का जो भारत का स्थान सब्जी के उत्पादन में द्वितीय स्थान है, जो कि आपके सब्जी की कृषि को ओलोरीकल्चर कहा जाता है। वहीं अगर बात की जाए भारत में क्षेत्रफल के स्तर पे कि सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है सब्जी में, तो आलू का उत्पादन होता है। और विश्व के स्तर पे अगर बात की जाए सब्जी के उत्पादन में, तो पहला स्थान आपका चीन है, फिर दूसरा स्थान भारत है, फिर तीसरा आपका USA और चौथे में आपका तुर्की आएगा। आइए बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र और गंगा, ऑप्शन बी ताप्ती और ब्यास, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और सिंध या ऑप्शन डी सिंध और गंगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और सिंध। दोनों का ही स्रोत बिंदु एक ही है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और सिंध ये दोनों नदियाँ का उद्गम स्थान हिमालय ही है। ये मानसरोवर के नामक स्थल से निकलती हैं, जैसे कि मानसरोवर के स्थल से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, उसी के पास से आपकी सिंध भी निकलती है। और जो कि ब्रह्मपुत्र नदी आपकी तिब्बत, फिर असम और फिर बांग्लादेश में गंगा से मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वहीं आपकी सिंध नदी की बात की जाएगी तो ये आपकी अरब सागर में गिरती है। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए 11 सस्य जलवायु क्षेत्रों में, ऑप्शन बी 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में, ऑप्शन सी 7 सस्य जलवायु क्षेत्रों में या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में आपके उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है। उसमें आपके पहले नंबर पे आएगा जैसे कि भाबर व तराई क्षेत्र, दूसरे नंबर पे आपका पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आ जाएगा, तीसरे नंबर पे मध्य पश्चिमी मैदान, चौथे में आपका दक्षिण पश्चिमी शुष्क मैदान, पांचवा आपका मध्य मैदान, छठा आपका बुंदेलखंड प्रदेश, सातवां आपका उत्तर पूर्वी मैदान, आठवां आपका पूर्वी मैदान और नवा आपका विंध्य प्रदेश। इस तरह से करके ये 9 आपका सस्य जलवायु क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13। हम हल्दी को पौधे के किस भाग में पाते हैं? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी फल या ऑप्शन डी फूल। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए तना में हम हल्दी को पाते हैं। जैसे कि कुछ जो होते हैं वो भूमिगत तने होते हैं, लेकिन वो दिखते कैसे जड़ों की तरह ही हैं। तो ये जो भूमिगत तने होते हैं इनको हम 4 प्रकार से डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक कंद बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम ट्यूबर भी बोलेंगे, दूसरा प्रकंद या राइजोम बोलेंगे, तीसरा घनकंद या कोन और चौथा आपका सलकंद या बल्ब बोलेंगे। तो जो कंद के अंतर्गत आपका आ जाएगा आलू। आलू आपका एक तरह का तना ही है, लेकिन वो कंद के अंतर्गत आता है। प्रकंद के अंतर्गत आपका अदरक, हल्दी या कुमुदनी आएगा, और आपका घनकंद के अंदर का जिमीकंद या बंडा आएगा, और शलकंद या बल्ब के अंतर्गत जो मतलब पत्तियों की जैसे दिखे जैसे प्याज, लहसुन या लिली, ये सब तना है, लेकिन ये भूमिगत तने हैं, इसलिए इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया और अलग अलग चीज़ों में दर्शा दिया गया है।
आइए बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। धान के खेतों से निकलने वाली गैस है ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी मीथेन। मीथेन गैस जो है वो आपके धान के खेतों से निकलती है, जिसका जो फॉर्मूला की अगर रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो आपका CH4 होगा। और इसे हम मीथेन गैस को हम मार्स गैस भी कह सकते हैं। और मीथेन गैस की जो खोज थी वो आपकी 1776 ईस्वी में वोल्गा ने झील के किनारे दलदली मिट्टी में की थी। ठीक है, तो ये दलदली क्षेत्र जो थे वहाँ बुलबुले के रूप में निकलती हुई दिखाई दी थी वोल्गा को, तो उन्होंने ही मीथेन की खोज की थी। आइए बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। DNA फिंगरप्रिंट केंद्र अवस्थित है ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी पुणे या ऑप्शन डी हैदराबाद में। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी हैदराबाद में आपका DNA फिंगरप्रिंट केंद्र की स्थापना की गई, जो कि आपकी 1988 में की गई। अगर भारत के विश्व के स्तर पे देखा जाए तो भारत जो है विश्व का तीसरा देश है जहाँ पूर्णतः स्वदेशी DNA फिंगरप्रिंट प्रोब विकसित किया गया है। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए गए 15 क्वेश्चंस और जो उसकी मैं व्याख्या दे रही हूँ पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।